वेलकम बैक, दिस इज टुडेज विट्स एंड रमच तो सर। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरे साथ पढ़ते हुए आपके मस्तिष्क में ऐसी बातें आ सकती हैं कि ये पका रहे हैं, बोर कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। सो टेक रिस्क एट योर ओन रिस्क। तो आज हमारी ये पोएम है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इससे पहले हम एक पोएट्री पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लीजिए। मैंने दोनों पार्ट पढ़ाया है उसका, बीए थर्ड ईयर में थी वो, ठीक है। और बहुत ही अच्छी वो पोएम है, सीरियसली बहुत ही अच्छी पोएम थी और मैंने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। लक्ष्मण लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया उसको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है बीए थर्ड ईयर के नाम से, पोएट्री के नाम से। तो आज सेकंड पोएम हम पढ़ाने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। एंड सीरियसली दिस पोएम इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मतलब मैंने लक्ष्मण जब पढ़ाया या फिर उसके लिए पढ़ाने के लिए मैं खुद पढ़ा, इट टेक्स ईजी। मैं उतना जो है प्रॉब्लम में नहीं आया। अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन के ऊपर, अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के डेफिनेशन को लेकर के, मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन क्योंकि वो मैथोलॉजी थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग को पहले से पता है, लक्ष्मण और राम सीता जी की कहानी पता ही है। बट जब मैं इसको समझने के लिए मैं जब बैठा तो मैं इस एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया कि दैट दिस इज़ रेदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, कि ये सब्जेक्टिव है कि ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि पोएम सब्जेक्टिव कौन सी होती है या ऑब्जेक्टिव कौन सी होती है, हालांकि मैंने बताया भी है, या फिर क्या दोनों वो हो सकती है कि सब्जेक्टिव भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो, तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। वैसे सीरियसली हर एक लड़की को ये पोएम तो पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी पोएम है। चलिए बहुत तारीफ़ कर ली, अब हम पढ़ते हैं। तो इधर आपको दिखाई देगी पोएम, जो भी हम बोलते जाएंगे, क्योंकि हम तो इससे पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। माइंड फ्रेश कर लीजिए क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होने वाला है ठीक है। थोड़ा सा सीरियस या सेंसुअल कंटेंट भी है ये। पोएम काफ़ी टच करती है, काफ़ी ऐसे मुद्दों को टच करती है, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को भी टच करती है। इसके खिलाफ बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो हमें इसका पता होना चाहिए कि किस थीम पे लिखी गई है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, मीटर क्या है, इस तरह की थोड़ा सा हमें लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ राइमिंग स्कीम के बारे में, तो इट हैज़ नो एज राइमिंग स्कीम, या मैं कहूँ इट हैज़ नो फिक्स्ड राइमिंग स्कीम या रेगुलर राइमिंग स्कीम। ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। और जब हम कोई पोएम फ्री वर्ड्स में बात करते हैं, यानी कि उसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर या फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, या रेगुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं, पैटर्न नहीं मिल पा रहा है हमें कोई, तब हम एक और चीज़ की बात करते हैं जिसका नाम है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट आपको दिख रहा होगा, राइटिंग में आ रहा होगा। तो एंजाइममेंट क्या होता है, व्हाट इज एंजाइममेंट? ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से पोएम को ऐसा लिखिए जो रीडर हो वो इंडल्ज हो जाए। मतलब कि जहाँ पोएम की लास्ट वर्ड होगा वो इरेगुलर तरीके से वहाँ पे ख़त्म होगा, और उसकी मीनिंग जानने के लिए आपको अगली लाइन पे आना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक माइंड आपका वहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, पोएम यहाँ रीडर पढ़ रहा होता है, कब वो यहाँ पहुँच जाता है उसे पता ही नहीं चलता, ठीक है। अच्छी चीज़ है ना ये। तो एक ये अच्छा लिटरेरी डिवाइस है कि आपको लिखने तरीका बताता है ये, कि ऐसा इरेगुलर तरीके से, ऐसा जो है अजीब तरीके से ख़त्म करिए कि उसकी मीनिंग पूरी करने के लिए माइंड अपने आप यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ पढ़ने लगे, वो जहाँ ख़त्म गए तो यहाँ आ जाएगा। तो इरेगुलर एंडिंग को ही हम क्या कहते हैं, एंजाइममेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको लिटरेरी डिवाइस के बारे में, फ्री वर्स में लिखा गया ये बता दिया। जो इसकी थीम है वो अगेंस्ट पैट्रियार्की है, ठीक है। अगेंस्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में इसमें है ये, और फेमिनिज्म के बारे में बात की गई है, फ्रीडम के बारे में बात की गई। अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो मैरिज, जो मोस्ट एम्फेसिस उसमें मिल रहा है, जो इम्पैक्ट मिल रहा है वो मैरिज के ऊपर है, ठीक है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स। मैं राजनीति तो नहीं जानती, बट मैं लोगों के नाम जानती हूँ जो राजनीति में हैं। देखिए हर एक लाइन को आप मीनिंग निकाल के पढ़ रहे हैं, इट इज़ ईजी, बट वाई, क्यों वहाँ पे वो वर्ड लिखा गया है। एक जो पोएट होता है वो बहुत चालाक होता है, क्योंकि पोएट्स को कभी कभी जो है पावर वाले लोगों से भी बचना होता है और पुलिस से भी बचना होता है, कभी कभी खुद से ही बचना होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लिखते वक्त खुद की पर्सनल चीज़ें भी रिवील होती चली जाती है, या फिर किसी को कटाक्ष या फिर जो है सरकाज़्म बोल सकते हैं, तो उसको भी जो है
छुप के चलना पड़ता है। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से लिखा है कमला दास जी ने, ठीक है। मैं आपको बता चलूँगा। I don't know politics but I know the names of those in power। देखिए लिखा ना names of those, यही है यहाँ पे enjoyment के इरेगुलर तरीके से ख़त्म हो गया। names of those in power and can repeat them like days of week and names of months beginning with नेहरू। अगर मैं बात करूँ मैं पॉलिटिक्स की तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि उसमें है कौन कौन, और इतना ज़्यादा उनके जो नाम हैं वो मेरे लिए इतने नॉर्मल है कि मैं मंथ के नाम की तरह या डेज़ के नाम की तरह मैं उनके नाम गिना सकती हूँ। अगर मैं स्टार्ट करूँ नेहरू जी से, तो मैं नेहरू जी से स्टार्ट करूँ, मतलब कि फ्रीडम के बाद की स्टार्ट करूँ। हालांकि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ब्रिटिश इंडिया की है, पर तब हमारा जो है भारत जो है ब्रिटिशर्स के अंदर था जब ये पैदा हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ में आ गया वो बिगनिंग विद नेहरू, कोई इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, बट आगे चलते हैं। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मलाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन टू, ड्रीम इन 1। अगर इस 3 लाइन को ध्यान दी जाए तो भी हम एक और चीज़ समझेंगे। जो इस पोएम का पब्लिश डेट है वो 1965 है। क्या है? 1965। और जो कलेक्शन है उसका जो टाइटल है जिसमें पोएम को कलेक्शन दी गई थी उसका नाम है समर इन कलकत्ता। देखिए एक और चीज़ ये है कि 1965 में पब्लिश्ड हुई है ना, और 1966 में फर्स्ट वुमेन यानी फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बनी? इंदिरा गांधी। तो कहीं ना कहीं जो है 1965 तक जो पार्टी थी, मतलब कि पॉलिटिक्स में, उसमें जो है मेल का डोमिनेंस था, ठीक है, ज़्यादातर मेल ही थे उसमें। और पहली बार 1965 में जब ये पोएम पब्लिश हुई, उसके बाद 1986 में प्राइम मिनिस्टर बनती है इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो ये भी एक काम की चीज़ है जो आपको याद रखने वाली है। आगे चलते हैं। तो इसने क्या बताया इसने कि मैं एक भारतीय हूँ, ब्राउन कलर मेरा थोड़ा सा है, मतलब वेरी ब्राउन, ना थोड़ा सा नहीं है, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मलाबार, केरला में पैदा हुई हैं, मलाबार वहीं पे है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ये 3 लैंग्वेज, हालांकि मदर टंग की मलयालम रही होगी। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन टू, ड्रीम इन 1। लिख 2 सकती हूँ और सपने मैं किसी एक में दे सकती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये बात की गई है कि जो ड्रीम वो देखती हैं उससे कोई भाषा नहीं है, मतलब जो भी वो ड्रीम देखती हैं उस ड्रीम में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1 एंड स्पीक 3। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रही वजह से लैंग्वेज खुल रही है, जैसे जैसे वो अपने अंदर आ रही हैं वो लैंग्वेज एक होती जा रही है, मतलब उनके खुद के अंदर की एक भाषा है, ठीक है। आगे चलते हैं। डोंट राइट इन इंग्लिश, यहाँ पे क्या हो गया? डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, वो कहते हैं इंग्लिश में मत लिखो। वो कौन है? यहाँ पे वो जो है पैट्रियार्की सोसाइटी है, मतलब कि जो लोग सिस्टम्स को चलाते हैं, आगे बात करेंगे उनके बारे में वो कौन लोग हैं, ठीक है। मैं भी उन्हीं में से एक आता हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश में मत लिखो, उन्होंने कहा, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन अराइज कर रही हैं, कौन? कमला दास अराइज कर रही हैं, कह रही हैं कि मुझे वो अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, जितने भी आलोचक हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कौन क्या कर रहा है, और जितने मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे जो है कजन्स जो मुझसे मिलने आते हैं, वो सब मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हैं। मतलब कि सभी लोग इस चीज़ को उसको मना कर रहे थे कि इंग्लिश में मत लिखो, मतलब कहीं ना कहीं जो है उसको जज कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? देखिए अभी पोएम तो नॉर्मली खुल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये और डीप होती चली जाएगी, इसलिए मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके ही आपको समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं। एवरी वन ऑफ यू, आप सभी लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, क्यों नहीं मुझे बोलने दिया जाता है उस एक भाषा में जिस भाषा को मैं बोलना चाहती हूँ, जिस भाषा में मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे क्यों, मतलब मुझ पर इतना रोक टोक क्यों लगाया जाता है, ठीक है। द लैंग्वेज आई स्पीक becomes mine, its distortion, its queerness, all mine, mine alone। मैं जो भी भाषा बोलूँ, चाहे वो जो कोई भी हो, वो मेरी है। इस डिस्टॉर्शन, अगर वो टूटी फूटी भी है या थोड़ी बहुत मिली जुली भी है किसी और लैंग्वेज से, इस डिस्टॉर्शन, इट्स क्वीरनेस, अगर वो अजीब लगती है किसी को सुनने में भी तो फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। इट्स क्वीरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन, वो सब कुछ मेरा ही है, चाहे टूटी फूटी हो तो भी मेरी लैंग्वेज है, मुझे अच्छी लगती है बोलने में, ठीक है। ये यहाँ पे एक समझ में आ गया आपको।
आगे चलते हैं। इट इज़ हाफ इंग्लिश, अब वो अपनी लैंग्वेज के बारे में ही बता रही है, जिस लैंग्वेज को लिखना या बोलना चाहती है। इट इज़ हाफ लैंग्वेज, हाफ इंग्लिश, वो आधी इंग्लिश में है, आधी हिंदी में है, हाफ इंडियन, मुझे लगता है हाफ इंडियन एक्सेंट होगा, ठीक है, हाफ इंडियन एक्सेंट उसमें लगा होगा, आधी इंग्लिश और आधी भारतीय। फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट, हालांकि भले ही इसमें कमला दास को ह्यूमर दिख रहा हो। अब व्हाट इज़ ह्यूमर, जाके वीडियो देख लीजिए, मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो फनी उनको जो है इसमें मजाक दिख रहा होगा कि आधी जो है इसमें इंडियन इंग्लिश भी है, आधी जो है इसमें फॉरेन इंग्लिश भी है, इसमें थोड़ा सुनने में मजाक लगता होगा, लेकिन नहीं, ये जैसी भी है ये ऑनेस्ट है, ठीक है। इसमें कोई जो है मिक्सचर नहीं है, मतलब कि नेगेटिव मिक्सचर नहीं है, ठीक है, ये ऑनेस्ट है, ईमानदार इसमें है, ईमानदारी है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, देखिए पहली यहाँ पे डीप लाइन आती है, इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। यहाँ पे इट क्या है, यहाँ पे इट वो भाषा है, वो लैंग्वेज है जो कमला दास बोलना चाहती हैं, वो उसको रिफ़र कर रही हैं कि इट इज़ एज ह्यूमन। ये जो लैंग्वेज है ये भी अपने आप में एक ह्यूमन है, मतलब ज़िंदा है, मतलब कि इसके भी अपने एक राइट्स होने चाहिए, जैसे कि मैं भी एक इंसान हूँ, मतलब उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाने चाहिए एक लैंग्वेज को भी, ठीक है, जितनी एक इंसान को है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। डोंट यू सी, क्या आप देख नहीं सकते इस चीज़ को, डोंट यू सी, यू कौन है यहाँ पे, जो भी लोग उसको मना करते हैं, ठीक है। इट वॉइसेस माई जॉयज़, ये मेरी हर एक खुशी को एक आवाज़ देती है, जो भी मेरी भाषा है वो मेरी हर एक खुशी की एक आवाज़, एक मीडियम बनता है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। माई लॉन्गिंग्स, मेरी इच्छा है ये, माई होप्स, और मेरी आशा भी है ये, एंड इट इज़ यूज़फुल टू मी एज, और ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है जितना कि, ठीक, अब कंपैरिजन यहाँ पे आता है, जितना कि कॉइंग इज़ टू क्रोज, जितना कि कौवे के लिए एक काँव काँव करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए ये है। और रोरिंग टू द लायंस, और एक शेर के लिए दहाड़ना जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही मेरे लिए भी मेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, और आखिरकार ये तो एक ह्यूमन की भाषा है ना, मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा है ना, सबसे बड़े एनिमल कौन से, ह्यूमन है। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, और एक तो इंसान की भाषा है। द स्पीच ऑफ माइंड, एक ऐसी भाषा, एक ऐसा स्पीच क्या होता है, स्पीच होता है कि टू प्रेजेंट योर सेल्फ, या टू प्रेजेंट योर क्या कह सकते हैं, अपने मन की इच्छाओं को या अपने मन की बात को किसी लैंग्वेज में जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं उसको स्पीच कहते हैं। स्पीच किसी भी भाषा में हो सकती है, ठीक है, साइन लैंग्वेज को भी स्पीच कह सकते हैं। द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज़ हेयर एंड नॉट देयर, ये जो मेरी जो भी इच्छाएँ हैं जो इसी लैंग्वेज में, ये कहीं और नहीं है, ये मेरी लैंग्वेज में ही है, कहीं और नहीं है। एंड अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज़ अवेयर, एक दिमाग, एक अ माइंड दैट सीज, जो देख सकता है, सुन सकता है, इज़ अवेयर, मतलब मेरी जो लैंग्वेज है वो ऐसी नहीं है कि कोई समझ ना सके, इसे देखा भी जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है, मतलब वो अपने लैंग्वेज को डिफेंसिव वे में उसका प्रोटेक्ट कर रही है, उसको डिफेंड कर रही है, क्यों मुझे बोलने नहीं दिया जाता मेरी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज वो बोलना चाहती है। नॉट इंग्लिश खास कर वो बोलना चाहती थी। नॉट द डेफ, ये कोई बहरी तो है नहीं, लैंग्वेज को बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहरी का मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज बहरी मतलब सुनाई नहीं देती, लैंग्वेज का मतलब है डेफ का यहाँ मतलब है ना समझने वाली, मतलब ऐसी भी लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ मैं कि कोई समझ ना सके, क्योंकि सब ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है ना, तो उस समय तो इंग्लिश तो नॉर्मली सभी लोग समझ सकते थे, ठीक है। नॉट द डेफ ब्लैंड स्पीच, ऐसी भी नहीं है कि एकदम ब्लैंड स्पीच हो, कुछ समझ में ना आए, ब्लैंड मतलब कुछ भी बोल देना, ठीक है। ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, अब फिर से यहाँ कंपैरिजन आता है, एक ऊपर भी आ चुका है भी है कि हाँ आ रहा है। ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, जैसे कि जब बाढ़ कह रहे स्टॉर्म, जब तूफान आता है तो जो अभी तूफान की जो साउंडिंग है वो उसको लैंग्वेज अगर हम समझें, या फिर ट्रीज़ की जो है हिलने को हम लैंग्वेज समझे, तो क्या उनके लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ सकते ना। या फिर मॉनसून क्लाउड, जब बारिश जो कहते हैं बादल हैं वो जब लड़ते हैं गरजते हैं, तो क्या उनकी जो गर्जन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे हम समझ सकते हैं कि बादल क्या कहना चाहते हैं, नहीं समझ सकते। ऑफ रेन, या फिर बरसात की जो है
जो भी गिरने की आवाज़ होती है उससे हम समझ सकते हैं कि बरसात हमसे क्या कहना चाहती है। और द इनकोरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फुनरल फायर, मतलब कि यहाँ पे लिखा है और द इनकोरेंट मतलब होता है जिसमें कोई लय ना हो, मतलब कि इलॉजिकल हो। किसी दो चीज़ का जब आपको मिलाओ और वो मिले ना तो इनकोरेंट कहलाती है। ठीक है, इनकोरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग, मटरिंग में जानते हो आप, छोटी छोटी आवाज़ ऑफ द ब्लेजिंग, यहाँ ब्लेजिंग का मतलब है जलने से, बर्निंग। ठीक है, फुनरल जानते हो अंतिम संस्कार होता है। और पायर मतलब होता है वो लकड़ी जो फुनरल में यूज़ की जा रही है। ऐसा समझ में आ गया। अब ये पूरी लैंग्वेज समझेंगे तो हम समझ में ये आ रहा है कि जलती हुई लकड़ी से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्या उससे आप समझ सकते हो कि वो जलती हुई चिता क्या कहना चाह रही है? नहीं। तो कहीं ना कहीं गणपत दास यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के डिफेंसिव वे में आगे कहती क्या है कि मेरी लैंग्वेज समझ सकने वाली है, बाकी जितने भी यहाँ लैंग्वेजेस हैं उसको तो कोई समझ नहीं सकता, लेकिन सब लोग उसका साथ देते हैं, तो मेन लैंग्वेज का साथ कोई क्यों नहीं दे सकता? ठीक है। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक छोटी बच्ची थी उस वक्त। एंड लेटर दे टोल्ड मी, देखिए यहाँ से जो पोयम है उसका थीम चेंज हो रहा है। अभी तक हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, लैंग्वेज के प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, एक लड़की को जो लैंग्वेज को लेकर मना किया जा रहा है उस बारे में बात कर रहे थे। एक थीम यहाँ तक हो गई। अब सेकंड थीम में हम लोग इंटर कर रहे हैं इसी लाइन से। ठीक है, आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी, यहाँ पे मेन जो वर्ड है वो दे है। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो को बहुत ध्यान समझ से चलिएगा। आई वॉज अ चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैं बड़ी हो रही हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ। देखिए यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है जिसको ये कोई और बता रहा है कि वो बड़ी हो चुकी है। वो अपने आप को नहीं उस तरह देखती है, कोई और उसको बता रहा है कि तुम अपने आप को ऐसे देखो। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ को? कहीं ना कहीं जो है यही फ्रीडम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमें कोई और बताता है कि हमको अपने आप को कैसे देखना है या ढकना है या कैसे चलना है। हम डिसाइड नहीं कर सकते उस चीज़ को। अभी तक तो बच्ची थी। तो टोल्ड मी आई ग्रू, मैं बड़ी होंगी। फॉर बिकम माई टॉल, क्योंकि मैं हम लंबी हो रही हूँ। माई लिम्स, आगे क्या लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, जो मेरे लिम्स मतलब होता है फेफड़े की हड्डियों को लिम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिम्स का मतलब क्या है, अपर एरिया से है, मतलब ब्रेस्ट से है। तो उसने कहा कि मेरे ब्रेस्ट बड़े हो रहे हैं। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्पॉटेड हेयर, और 1 या 2 जगहों पे बाल आ रहे हैं। ये 1 or 2 प्लेसेस स्पॉटेड हेयर, यहाँ प्यूबर्टी के बारे में बात की, कुल मिलाकर प्यूबर्टी एज के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, अब देखिए यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हो रही है कि व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्यार के लिए कहा, साथ के लिए कहा। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, उसको कुछ और नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए या क्या पूछना चाहिए। कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज में, इस लाइन में ये बोला गया कमला दास ने हमारी पोएट के द्वारा कि जब एक लड़की प्यूबर्टी एज में होती है उसको कुछ और नहीं सीखने को दिया जाता, कुछ और नहीं सीखने के लिए कहा जाता। ठीक है, उसे यही बता दिया जाता है कि तुम इस चीज़ के लिए बनी हो, तुम्हें यही करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, किस और चीज़ के लिए मैं और क्या मांगना या मुझे और क्या पूछना चाहिए। अब यहाँ पे आता है सेकंड प्रोनाउन ही। अब यहाँ पे हु इज़ ही, यहाँ पे देखिए इस जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कमला दास जी की जो शादी थी वो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स में ही कर दी गई थी। एंड जो जिस इंसान से की थी उसका नाम था माधव दास, और वो बैंक में एक मैनेजिंग या ऑफिसर की पोस्ट पे थे। ठीक है, तो ये वहीं पे उन्हीं का जो यहाँ पे उन्होंने जो है मेंशन किया विदाउट नेम, क्योंकि यहाँ पे एज मेंशन है इसलिए हम ये समझ सकते हैं। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इंटू, अब देखिए यहाँ तक रुकते हैं। अगर आप और वीडियोस अभी जाके देखिए, कुछ और वीडियोस को देखिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं इस पोएट्री के लिए, वो यहाँ से आपको इतनी जल्दी से आगे लाइन पढ़ेंगे कि बस मतलब ख़त्म। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, पोएम जो पोएट्री होती है वो पैराग्राफ या किसी ऐसे या किसी और कहानी से बहुत अलग होती है। आपको एक एक वर्ड की चालाकी समझनी होगी, और उस वर्ड को आप समझेंगे
तभी आप किसी पोएट के माइंड में घुस पाएंगे। मैंने यही चीज़ समझाई थी आपको लक्ष्मण के कॉन्टेक्स्ट में समझाया था। लक्ष्मण जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे बाक एक वर्ड आया था और भी बहुत सारे वर्ड्स आए थे जो मैंने आपको बहुत डिटेल एनालिसिस में बताया था, अर्काइक वर्ड्स आए थे। वही वैसे ही यहाँ एक वर्ड आया ड्रू, आपको नॉर्मली लग रहा होगा DREW, ड्रॉ के पास्ट टेंस क्या है मतलब है, तो नहीं यहाँ मतलब है। देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए फिर से समझाते हैं आपको। नॉट नोइंग वॉट एल्स टू आस्क फॉर, उसे और कुछ नहीं पता था कि वो और क्या मांगे। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16, देखिए यहाँ पे मेक वर्ड नहीं आया, यहाँ पे ब्रिंग वर्ड भी नहीं आया, यहाँ ड्रू वर्ड है। और ड्रू वर्ड जो होता है वो खींचने के लिए होता है, पेंसिल से खींचते तो ठीक, लेकिन यहाँ ड्रू अनविलिंगनेस को दिखाने के लिए आया है। जो कार्य होने जा रहा था उस कार्य के लिए पोएट तैयार नहीं थी, ठीक है, आप समझ में आया आपको। ये ड्रू इसलिए यहाँ पे है अनविलिंगनेस को दिखाने के लिए, मतलब एक ऐसे कार्य के लिए जिसके लिए अनैच्छिक थी, रिलेक्टेंटली उसका मन नहीं था, ठीक है। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16, और जिस समय ये पोएम लिख रही हैं कलवादास उस समय वो 16 साल की नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आप समझ सकती हैं उस समय क्या हुआ था। इसलिए उन्होंने उस वक्त को समझाने के लिए एट द यूथ ऑफ 16 लिखा कि 16 साल की जवानी को, 16 साल के उस अवस्था को कमरे में खींचा गया। आप समझ में आया आपको, हिंदी समझ में आया ना। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप उस तो आप समझ सकते हैं जो आपके पास्ट में जो हुआ था उस समय नहीं समझ सकते। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16, उसने जो है एक 16 साल की जवानी को कमरे में खींचा एंड बेडरूम एंड क्लोज डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे मारा तो नहीं, ठीक है, बट माई सैड वुमेन बॉडी, एडजेक्टिव देखिए आप वुमेन बॉडी के पहले का, वुमेन बॉडी और सोल जो उसमें है दोनों को अलग कर दिया कमलादास ने, ठीक है। और वहाँ पे ये बताया कि जो सोल है वो अपने आप में अलग है और वुमेन बॉडी अपने आप में अलग है, और यहाँ पे सोल को नहीं वुमेन बॉडी को तकलीफ़ हो रही है। समझ में आ रहा आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, बट माई सैड वुमेन बॉडी, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो बॉडी है वो वुमेन है, वो जो बॉडी वुमेन है और वो इस समय बहुत दुख में है, ठीक है। फेल्ट सो बीटेन, जो हुआ उससे वो उसकी बॉडी बहुत दर्द में है, ठीक है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म क्रस्ड मी, दो चीज़ें यहाँ पे है। अ वेट ऑफ माई ब्रेस्ट मतलब माई ब्रेस्ट का जो वेट, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ समझिए, ब्रेस्ट हो केवल नॉर्मल बॉडी फिगर है, बट जिस तरह से वेट ऑफ माई ब्रेस्ट यानी वेट ऑफ माई प्यूबर्टी, जिस तरीके से इस ब्रेस्ट को लोगों ने देखा उस चीज़ का जो भार है, आप समझ में आ रहा आपको। एंड वॉर्म जो है ना गर्भाशय होता है, वॉर्म क्रश्ड मी, उसने मुझे तोड़ दिया। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात हो रही है, वॉर्म क्रश्ड मी, क्लियर है आपको। तो ये जो काम हुआ द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म क्रश्ड मी, ये इच्छा के अनुसार नहीं था। क्लियर हो गई आपकी बात। आई श्रैंक पिटिफुली, मैं एकदम अपने आप से घृणा करने लगी, सिकुड़ गई। यहाँ से कपड़ा सिकुड़ना तो नॉर्मल बात है, लेकिन जब कोई इंसान सिकुड़ता है ऊपर से पिटिफुली सिकुड़ रहा है, मतलब अपने ही आप से घृणा कर रहा है, मतलब अंदर ही अंदर वो सिकुड़ता जा रहा है। तो आप इस अवस्था को अगर समझ पा रहे हैं तो पता नहीं आपको अच्छा लग रहा हो कि पोएम कैसे पढ़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस अवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप बस ऐसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही मार्वलस लाइन्स लिखी गई है जिस तरीके से लिखी गई है। आई श्रैंक पिटिफुली, क्लियर हो गया, मैं अपने आप से घृणा करने लगी, घृणित महसूस करने लगी। देन, अब देन के बाद डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद जो कुछ हुआ, ठीक है। एक समय बीता थोड़ा सा। आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, अब यहाँ पे डिसीज़न दिखाया जा रहा है कि उसने अपने आप को वो समझने से इनकार कर दिया जो उसको समाज या लोग उसको समझाना चाह रहे थे। उसने अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें उसको दर्द हो रहा था, ठीक है। आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, मैंने एक शर्ट पहनी और अपने भाई का ट्राउज़र पहना। कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड, मैंने अपने बाल छोटे छोटे काट लिए। और उसने कपड़ों को जिस तरह से मेंशन किया है
यहाँ पे एक चीज़ दिखाई जा रही है कि सोसाइटी कपड़ों के हिसाब से लोगों को समझती है। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप एक लड़का हैं, अगर आप जो है उस तरह के मतलब कि साड़ी पहनते हैं या टॉप पहनते हैं तो आप एक लड़की हैं। मतलब पीपल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ड्रेसेस, नॉट बाय देयर इंटेलेक्चुअल और नॉट बाय देयर इनबिल्ट डिज़ायर्स। वो अपने बाहरी रूप से जो है पहचाने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने तो। चलिए आगे चलते हैं। ब्रदर्स ट्राउजर कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड। उसने अपने बाल काट लिए, उसने इग्नोर क्या किया? माई वुमनलीनेस। उसने अपना स्त्रीत्व, जो स्त्री होने का भाव, स्त्रीत्व वुमनलीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक नाउन जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, भाववाचक संज्ञा। तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाव है, एक एहसास है। वुमनलीनेस, अपना उसने स्त्रीत्व उसको इग्नोर कर दिया, वो उससे इनकार कर रही है, मुझे नहीं चाहिए ये भाव, ये एहसास नहीं चाहिए। ड्रेस इन साड़ीज़, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अलग हो रहा है। ड्रेस इन साड़ीज़, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड। साड़ी पहनो, लड़की बनो, एक पत्नी जैसी रहो, उन्होंने मुझसे कहा। अब उन्होंने कौन? फिर दे आ रहा है, ही सेड नहीं आ रहा, दे सेड आ रहा है। बहुत लोग हैं, सभी लोग ऐसा कह रहे हैं मुझसे करने के लिए और वो करना नहीं चाह रही है। फिर से यहाँ फ्रीडम की बात आ रही है, रेस्ट्रिक्शन की बात आ रही है। फ्रीडम अगेंस्ट, समझ में आ रहा है आपको? बी एम्ब्रॉयडरर, आप क्या कर सकते हो? अगर आपको घर में रहना तो आप क्या क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप एक एम्ब्रॉयडर बनो, मतलब कि सिलाई कढ़ाई सीखो। घर में औरतों को कहा, उसको क्या कहा जा रहा है कि सिलाई कढ़ाई सीखो, खाना पकाना सीखो, सर्वेंट से लड़ना सीखो। सर्वेंट से लड़ना कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि ये जिस फैमिली में पैदा हुई थी कल्पना दास, वो हाई रिच फैमिली थी, तो वहाँ सर्वेंट्स काम करते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो है थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा। बी क्वेरल विद सर्वेंट्स, मतलब ऐसी औरत बनो जो सर्वेंट से लड़ाई कर रही है। ठीक है। फिट इन, अब देखिए फिट इन को सर्कल कर लीजिए। ये एक ऐसा वर्ड है जो कह रहा है कि इसी में रहो, मतलब यहीं रहो, इससे बाहर मत जाओ। इससे बाहर जाओगे तो तुम्हें फोर्सफुली फिर वहाँ पर ढकेल दिया जाएगा। समझ में आ रहा? फिट इन। अब बाद में कलमा 10 क्या करी? ओह बिलोंग, हाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना वहीं पे। क्राइड द कैटेगराइजर्स, ठीक, कैटेगराइजर्स मतलब वो लोग चिल्ला चिल्ला के मुझे ये बोलते रहे जो इस समाज को बनाते हैं। कैटेगराइजर मतलब कि तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक नौकरानी हो, तुम एक नौकर हो, और तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ये पहनना है। जितने कैटेगराइजर, जो लोग अलग अलग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो मुझे ये चिल्ला के बोलने लगे कि तुम्हें ये पहनना है, ये करना है, ये बनना है उनकी। और यहाँ पे मतलब मुझे मेरी कोई इच्छा के हिसाब से मुझे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्राइड द कैटेगराइजर्स, डोंट सिट ऑन वॉल्स, दीवालों पे मत बैठो, वहाँ मत बैठो। और पीप इन थ्रू अवर लेस ट्रैप विंडो, लेस मन होता है फीता वीता, लेकिन यहाँ लेस का मतलब कर्टन से थोड़ा बहुत है। आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, इसे बोलते हैं लेस ड्रैप विंडोज़। एक ऐसी विंडो जिसको आप जो है बाहर से देख सकते हो, बाहर में देख सकते हो, हटाने में भी देख सकते हो। उस समय की विंडोज़ को ऐसे ही डाला जाता था, ठीक है, बड़े बड़े घरों में। तो क्या कह रहे हैं, तो पीप मतलब झाँकना, कह रहे हैं आप बाहर भी मत देखो। जो भी पोएट है मतलब करुणा दास है, वो अपनी मैरिड लाइफ में ये भी नहीं कर सकती, वो बैठ के विंडोज़ पे झाँक भी नहीं सकती बाहर, मतलब इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं। आगे चलते हैं। अच्छा वो वहाँ पे कोई घूंघट प्रथा नहीं रखी, वो भी तो है, पता नहीं वो क्यों नहीं रखा। लेस ड्रेड विंडोज़, बी एमी और बी कमला, या तो एमी बनो या तो कमला बनो, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, और इससे अच्छा तो माधवी कुट्टी बनो। देखिए माधवी कुट्टी यहाँ पे रिफ़र क्या कर रहा है? माधवी कुट्टी उनका एक सेल्फ नेम था जो कमला दास यूज़ करती थी जब वो कोई मलयालम पोइट्री लिखती थी तो उसके नीचे लिखती थी रिटन बाय माधवी कुट्टी। ये एक अननोन नेम था, अनरिफर्ड नेम था। यानी कि यहाँ से वही शो करना चाह रही हैं कि उन्हें परमिशन तो मिली लिखने को, लेकिन अननोन नेम से। वो कमला दास नहीं लिख सकती थी, वो माधवी कुट्टी लिखो वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है फिटिंग की बात आई कि वो भी जो है उनको पूरी तरीके से अलाउ नहीं था। यहाँ क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अब ये एक वक्त था जब एक नाम को चूज़ करना था, एक रोल, एक पात्र को चूज़ करना था जिसको जो पूरी ज़िंदगी भी निभाना पड़ेगा। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग्स गेम्स, क्या यहाँ पे डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। प्रिटेंडिंग मतलब होता है दिखावा, जिस चीज़ में रियलिटी ना हो, खोखला हो अंदर से। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स,
ऐसे खेल, ऐसे झूठे दिखावे के खेल मत खेलो, इसमें कोई सच्चाई ना हो। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया। क्या लिखा है? स्किज़ोफ्रेनिया। देखिए स्किज़ोफ्रेनिया डिसीज़ होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो है रियलिटी से इंसान अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये वो एक डिसऑर्डर है, इसको बोल सकते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। सच्चाई और मतलब कि मिथ्य, भ्रम और वास्तविकता में जब फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है तो उसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सैटारिकल वे में क्या कह रहे हैं कि पोएट क्या कह रही है, क्या लिखा है, डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब कि उसमें जो है ऐसे भी मत रहो कि आपको पता ही ना हो कि रियलिटी क्या है और झूठ क्या है, सच क्या है, इसके पीछे फ़र्क ही ना पता चले। मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। और बी या निम्फो, और ना ही एक निम्फो बनो। निम्फो क्या होता है? अ डिज़ायर, अ सेक्सुअल डिज़ायर, एक ऐसी इच्छा, ठीक है, मनोकामना इच्छा एक तरीके से। सेक्सुअल डिज़ायर से समझ में आ गया होगा आपको निम्फो वर्ड। डोंट क्राई एम्बेरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। देखिए ये सारे एक तरीके से एक एक्ट्स और सीन्स बताए जा रहे हैं जो एक वुमेन को करने को नहीं दिया जाता, वो ये नहीं कर सकती, ये समाज उसको बोल रहा है, ठीक है। डोंट क्राई एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। जिल्टेड मतलब होता है ठुकराया हुआ, यानी नॉट एक्सेप्टेड प्रकार है। चला गया, चलिए ठीक है, अभी नहीं गया, अब गया। यहाँ एक वर्ड आया जिल्टेड। जिल्टेड मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेड, मतलब कि जिसको जो है स्वीकार ना किया गया हो, किसमें? प्यार में, जिसको ठुकरा दिया गया हो उस तरीके से। तो जब किसी को ठुकरा दिया जाए, अगर वो वुमेन हो तो वो जो है चिल्ला चिल्ला के रो नहीं सकती, ठीक, ये भी वो नहीं कर सकती, चुप रहो ऐसे। आई मेट अ मैन, फिर कुछ वक्त बीता है, डॉट डॉट डॉट, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली। अब यहाँ पे ये पोएम जो है कन्फेशनल हो रही है और बहुत ही भयंकर कन्फेशनल होगी। कन्फेशन समझ में आता है ना, जो आपने किया उसको कन्फेशन करना, स्वीकार करना। तो ये अब यहाँ से जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम चलेगी और साथ ही साथ सब्जेक्टिव होते हुए भी ऑब्जेक्टिव का भी फेस पकड़ेगी। अभी तक आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वुमेन्स के जो है बारे में बात हो रही है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया, अब यहाँ से सब्जेक्टिव पकड़ेगी। तो ये एक पोएम सब्जेक्टिव होते हुए भी ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली। लव्ड हिम, मैंने उसको प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैंने उसको कोई नाम से तो नहीं बुलाया। ही इज़ एवरी मैन, यहाँ रुक जाते हैं। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैंने उसको किसी नाम से तो नहीं बुलाया, शायद रेस्पेक्टेड नेम कोई रखा होगा, आप, मे बी, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, या फिर कोई डिस्टिंक्ट नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने लिखा कॉल बाय, नॉट कॉल बाय एनी नेम। ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स, वो हर एक उस आदमी की तरह था जो चाहता है। वांट, देना नहीं, वांट, नॉट गिवर, टेकर, ठीक है। ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स अ वुमेन, एक हर एक उस आदमी की तरह जो एक औरत चाहता है, वो भी वही चाहता था जिससे मैंने प्यार किया। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन, और सेम उसी तरह मैं भी हर एक उस औरत की तरह हूँ हु सीक्स लव, जो कि एक प्यार चाहती है, एक प्यार ढूंढती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से जो इन डेप्थ मीनिंग है, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपको मैंने अपर मीनिंग बता दिया। अब यहाँ से जी 16 में शादी हो गई, ठीक है। अब 16 जब एज में शादी हो गई, उसके बाद जब ये सब होते हुए अब यहाँ पे वो किसी और आदमी से मिली हैं और वहाँ पे जो है प्यार की बात कर, सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। देखिएगा, तो कहीं ना कहीं जी जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अभी और थोड़ा आगे आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी और क्या बारे में वो बोलेंगी। यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि शादी के बाद की बात हो, वो आदमी कोई और है जिससे वो प्यार कर रही हैं, ठीक है। वो वुमेन हु सीक्स इन लव इन हिम, और उसमें डॉट 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 अ हंग्री हेस्ट, हेस्ट में जल्दबाजी होता है, हंग्री मैंने भूख होता है, एक ऐसी भूख जिसको मतलब कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए जल्दबाजी की आवश्यकता हो। मतलब एक होड़, एक भूख की होड़। खाना जब हम भूख बहुत लगी होती है तो हम जल्दी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे फूड के बारे में बात नहीं हो रही है। फिर से बात करते हैं। द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, एक
ऐसी प्यास, एक ऐसी भूख जो जल्दबाजी में हो रही है। यहाँ पे फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात हो, सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बात हो रही है। मतलब एक मैन एक गर्ल या एक वुमेन पे एक हंग्री हेस्ट रखता है ऑफ रिवर्स की तरह, ठीक है, एक ऐसी प्यास इन मी, और जबकि मुझ में, अब अपने बारे में बोल रही हैं क्या, द ओशियंस टायरलेस वेटिंग, एक समुद्र की तरह ना खत्म होने वाला इंतज़ार, ना थकने वाला इंतज़ार। मतलब एक वुमेन वो कभी नहीं थकती, एक ऐसा इंतज़ार दिखा रही है। सेक्सुअल डिज़ायर का एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसा पॉइंट जहाँ तक कोई मैन पहुँच ही नहीं सकता, वहाँ तक वो उस सेक्सुअल डिज़ायर को ले जा रही हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, कहाँ गया? अब उसके बाद, यहाँ तक होने के बाद वो पूछती हैं, हु आर यू, तुम हो कौन, कौन हो तुम? आई आस्क ईच एंड एवरी, मैंने हर एक से, हर सभी से ये पूछा था। द आंसर इज़, जो जवाब मुझे मिला, इट इज़ आई, ये मैं हूँ। यहाँ मैं जो है, अब जो आने वाला बहुत प्रॉब्लम होने वाला है मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लगभग पूरी पोएम्स मैं जो है आधे घंटे में क्लियर कर गया, बट यहाँ से जो है मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया, केवल इस आई में मैं कंफ्यूज रहा। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इट इज़ आई, ये मैं हूँ। एक जवाब आया, एक ऐसा जवाब जिसमें घमंड, जिसमें जो है सांसारिक घमंड दिख रहा था। मैं, इट इज़ आई, एनीवेयर, कहीं भी, एंड एवरीवेयर, और हर कहीं, मतलब हर जगह मैं ही व्याप्त हूँ। ठीक है, मैं, I see the one who calls himself I in this world। अब यहाँ पे पोएट को समझ में आ रहा, ओ अच्छा ये बात है, मतलब इस दुनिया में एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समुदाय है जो अपने आप को I कहता है, मैं हूँ। ठीक, इस दुनिया में ही इज़ टाइटली पैक्ड, यहाँ ही कौन है, वो आदमी नहीं है, उसका पति नहीं, यहाँ पे ही का मतलब है पूरे मैन, जितने भी लोग हैं, हर आदमी। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सीथ। अब देखिए ये यहाँ पे क्या ज़रूरत थी इस लाइन की। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि, उससे पहले लाइन को समझेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि मैं ये अब समझी कि पूरी दुनिया में हर जगह पुरुषवाद है, मतलब मैं पुरुष प्रधान, मैं इस वजह बोलता हूँ ये तो उन्होंने ये कहा कि हर जगह है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा है कि किसी म्यान में एक तलवार टाइटली पैक्ड हो, और वो तलवार जो एक क्या है, एक पुरुष है, एक मैन पावर है, और वो म्यान क्या है, एक दुनिया है, तो पूरी जाती है ना उसमें, वो कोई जगह तो ना बचती है। तो उसके कंपैरिजन में क्या कह रही, पूरी हर जगह ये लोग हैं, कहीं ऐसा नहीं जहाँ ये लोग ना हो। ठीक, इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली। अब यहाँ से प्रॉब्लम मुझे क्रिएट ये हुई। अब आप समझिए, प्रोनाउन आई यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है। जब उन्होंने ऊपर रिफ़र किया था कमला दास ने, आई एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा जो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, उनके लिए आई रिफ़र किया। बट अब यहाँ जो नीचे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे एक ही प्रोनाउन के साथ दो अलग अलग मीनिंग निकल रही हैं। तो किस एक मीनिंग को लेके चले, तो हम आपको देखिए समझाते हैं कि यहाँ से समझ आया। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली, अगर यहाँ वो बात कर रही हैं इक्वल राइट्स की, मतलब बराबर अधिकार की, तो यहाँ पे हम एक मीनिंग लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर वो बात पुरुष की कर रही हैं तो फिर दूसरी मीनिंग हो सकती है। तो मैं पहले लेके चलता हूँ कि इक्वल राइट्स की, मतलब डिमांडिंग ऑफ इक्वल राइट्स, तो मैं वो लेके चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पोएट ने, इट इज़ आई, ये मैं हूँ जो ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12, ये मैं हूँ जो अकेले पीती हूँ या फिर 12 बजे पीती हूँ, मिडनाइट आखिरी रात में, इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, किसी भी जो है होटल के स्ट्रेंज टाउन में। इट इज़ आई हु लाफ, ये भी मैं हूँ जो हंसती है, मतलब केवल तुम ही नहीं हंसते हो, हम भी हंसते हैं, केवल तुम ही नहीं पी सकते हो, हम भी पी सकते हैं। यहाँ इक्वल राइट्स के बारे में बात की जा रही है। इट इज़ आई हु मेक लव, ये भी मैं हूँ जो प्यार करती है,
ठीक, एंड देन फील सेम, और बाद में शर्म महसूस करती है। अब यहाँ पे फील सेम का क्या हो गया, फील सेम यहाँ पे जो वर्ड है वो एक इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि आफ्टर मैरिज जब कोई वुमेन प्यार करती है तो उसे शर्म महसूस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक पुरुष को तो अधिकार है, आप अधिकार नहीं है, उसको भले ही बेट्रेयल दिया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात भी नहीं है। शादी के बाद एक पुरुष के साथ मतलब अफेयर्स, मतलब आफ्टर मैरिटल अफेयर्स बन जाते, सो नेचुरल, बट अगर वुमेन के साथ बन गया तो बवाल हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ दिखाई गई है कि इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील सेम, इट इज़ आई हु लाई डाउन। यहाँ पे लाई मतलब झूठ नहीं है, लेटने से है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट। यहाँ विद अ रैटल, रैटल डाइंग, जब कोई इंसान मरता है तो उसके जैसे हम लोग देखिए जो सलाइवा होता है उसको हम लोग गले के नीचे निकल सकते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, दिन भर होता है। लेकिन जब मरते वक्त होता है, मरते वक्त ये प्रोसेस करनी होती तो नहीं कर, इतनी भी ताकत नहीं होती बॉडी में ये प्रोसेस किया जा सके, ना सलाइवा ना कोई और ब्रीथिंग यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे रैटल कहा जाता है, ठीक है। तो रैटल्स डाइंग साउंड मतलब कि मरने वाला इंसान बस मरने ही वाला है, तो ये एट द लास्ट मोमेंट साउंड होती है ये। तो उसके अगर यहाँ पे मीनिंग लिया जाए आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट, तो यहाँ मीनिंग निकल के आएगी इन्फेनिटिसाइड, मतलब भ्रूण हत्या की। ये भी मैं हूँ जो मेरे साथ जो है इतना, मतलब भ्रूण हत्या भी होती है, मतलब एक अगेंस्ट में बात की जा रही है कि मेरे साथ ये भी होता है, ठीक है। आई एम सिनर, मैं एक पापी हूँ। अब भ्रूण हत्या हुई तो उसके बाद ये भी है, ठीक है। और कई बार क्या होता है भ्रूण हत्या जो है वीमेंस अपने मतलब इच्छा से करती हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर बार फैमिली प्रेशर करती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो ऐसा वीमेंस करती हैं, ठीक है, या फिर बिफोर मैरिड भी करती हैं, ऐसा भी नहीं कि मैरिज के बाद ही हो। आई एम सिनर, देखिए यहाँ पे एक वर्ड क्या है कि सिनर और क्राइम में फ़र्क होता है। वो अपने आप को सिनर तो बोल रही हैं, क्रिमिनल नहीं बोल रही हैं, और क्रिमिनल मतलब वो ज़्यादा बड़ा हो गया। सिनर जब एक्सेप्टेंस है, वो अपने आप को मानती है कि वो पापी हैं, लेकिन क्रिमिनल नहीं। और सिन और क्राइम में फ़र्क होता है समाज के, सोसाइटी के हिसाब से। आई एम सिनर, आई एम सेंट, सिनर तो हैं और सत्य सेंट क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रही हैं। जब आप किसी जो है चर्च में जाते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत जो भी आपने किया उसको आप बोलते कन्फेसर रूम में जाके कन्फेस करते हैं, तो फिर आपको क्षमा मिल जाता है। तो इसीलिए वो अपने आप को सेंट बोल रही हैं कि मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ जो मैं करती हूँ, लेकिन क्या पुरुषवाद ऐसा करता है? क्या पुरुष ये सब करता है? नहीं करता। आई एम बिलव्ड एंड, मैं भी प्यार, मुझे भी प्यार मिलता है या मुझे भी प्यार किया जाता है। एंड बेट्रेड, और मुझे भी धोखा मिलता है। अब यहाँ फिर से इक्वल राइट्स के बारे में बात हो रही है। मतलब एक वुमेन भी कहती है कि मुझे भी वो सब जज्बात दिखाने के राइट्स हैं या होने चाहिए जो एक पुरुष को है, कि उसे भी प्यार मिला या फिर उसे भी धोखा मिला तो वो दिखा सकता है, लेकिन एक वुमेन नहीं दिखा सकती, उसे चुप रहना पड़ता है। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, मेरे पास ऐसी कोई खुशी नहीं है जो भी तुम्हारे पास है। मतलब हर एक वो खुशी जो तुम्हारे समुदाय तक सीमित है वो मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास भी होनी चाहिए। नो एक्स विच आर नॉट योर्स, और हर एक वो दर्द भी मेरे पास होना चाहिए, जैसे धोखा मिलने का दर्द, तो ये सारे दर्द भी मेरे पास होने चाहिए। एक तो ये मीनिंग निकल रही है। अब यहाँ मोस्ट इंटेलेक्चुअल लाइन आती है, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। अगर आप स्टार्टिंग में जाएंगे इस पोएम की तो फिर आपको दिखेगा कि पोएम स्टार्ट भी इसीलिए वर्ड से इसी से हुई थी, प्रोनाउंस से, आई डोंट नो। शुरुआत जब वो थी तो कुछ नहीं जानती थी, और जब आखिरी एंड हुआ तो उसमें बोलती क्या है कि आई टू कॉल माई सेल्फ आई, अब मैं भी अपने आप को मैं कहती हूँ। हाँ, क्लियर हो गया। अब देखिए इस पोएम के थ्रू कमला दास जी ने क्या कहा कि उन्होंने इक्वल राइट्स के बारे में बात की, हर एक चीज़ के बारे में इक्वल राइट्स, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर को लेकर के हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के हो, चाहे वो शादी को लेकर के उसकी परमिशन से फिजिकल अटैचमेंट को लेकर के हो, तो हर एक चीज़ में इक्वल राइट्स। हालांकि उस वक्त नहीं थी जिस समय पोएम पब्लिश हुई 1965, बहुत पुराना समय, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन नॉट एट दैट लेवल, ठीक है।
अभी भी जो है एक लड़की अपने घर से बाहर जा किसी और होटल में रह के नहीं आ सकती, लेकिन एक लड़का कर सकता है। अभी एक लड़की जो है अपने ग्रेजुएशन के लिए बहुत बाहर नहीं जा सकती, छोटे गांव की या फिर जो है नॉर्मल मीडियोकर फैमिली से नहीं जा सकती, बट उसी फैमिली का लड़का जा सकता है, रह के आ सकता है 5 साल के बाद। तो ये सब हैवी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये पोएम इन सभी जो है टॉपिक्स को लेकर के काफ़ी अच्छा व्यंग कसती है और मुझे पोएम बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। मुझे लगता नहीं मैंने कुछ बचाया या फिर कुछ बच गया हो। चलते हैं फिर, टाटा।